हेलो बच्चों, इस टू ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। सोडियम के जो कंपाउंड्स हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा। इसमें इनका प्रिपरेशन होगा, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बताएंगे। उसके बाद आज ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कलाइन। क्लास स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम में सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है वो डेकाहाइड्रेट होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। अगर हम लोग वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन की बात करें तो इसको हम लोग सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से बनाते हैं। ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है क्या? यहां पर हम लोग के पास एक ब्राइन सॉल्यूशन है। कल मैं जब जा रहा था पढ़ाते पढ़ाते तो मैंने ब्राइन सॉल्यूशन थोड़ा आपको बताया था। तो ब्राइन सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं सैचुरेटेड जो होता है अमोनिया से, यानी कि अमोनिया गैस जितना ज़्यादा ब्राइन सॉल्यूशन से डिसॉल्व हो सकता है, ऐसा एक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो वहाँ से हम लोग को एक क्रिस्टल जैसा, वाइट क्रिस्टल जैसा प्रेसिपिटेट दिखता है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इस बेकिंग सोडा को वापस से रिसाइकिल, रिक्रिस्टलाइजेशन करके हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलता है। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हम लोग के पास यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन का। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन हमारे पास है, यहाँ पर हम लोगों ने इस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया पास किया। ये अमोनिया जब वहाँ पे वाटर के साथ ऐड होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हम लोग का रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके ब्राइन सॉल्यूशन में बना है, NaCl के सॉल्यूशन में बना है। NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ऑलमोस्ट डिसोसिएट रहता है। हम इस सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो NaCl सॉल्यूशन में Na+ है, Cl- है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये भी ब्रेक करता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इसी में हम लोग यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। यहां पर इनका आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद हम लोग को यहां से मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, और साथ में यहां से हम लोग को मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड। जो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, हम लोग इसको यहां से हीट करते हैं। जब यहां पर इसको हीट करते हैं तो ये हम लोग को Na2CO3, यही है वॉशिंग सोडा। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर हम लोग को वाटर मिल जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या हुआ, आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन था, नमक पानी का घोल, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। उसमें आपने फर्स्ट अमोनिया पास किया। अमोनिया गैस से वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था। फिर उस सॉल्यूशन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, आपको वहां पर प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसको आप यहां से फिल्टर आउट कर लेते हो। फिल्टर पेपर से आप यहां पे फिल्टर कर लिया। जो यहाँ पर व्हाइट क्रिस्टल मिलता है, वापस से आप इसको हीट करते हो और यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला है, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, अभी इसके अंदर इंप्यूरिटीज होती है। वो इंप्यूरिटीज दो चीजों का होता है, अमोनियम कार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। जो आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलता है, उस क्रिस्टल में कुछ इंप्यूरिटी अमोनिया सॉल्ट के होते हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट।
इस समस्या के समाधान के लिए वापस से हम लोग को ये जो क्रिस्टल मिला है, उस क्रिस्टल को वापस से हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। जब हम लोग इसको वाटर में वापस से डिसॉल्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो वापस से यहां पर ये बेकिंग सोडा बन जाता है। और ये जो बेकिंग सोडा बना है, इसको वापस से हम लोग फिर से हीट करते हैं, तो वहां पे हम लोग को प्योर वॉशिंग सोडा मिलता है। और उसके बाद हम लोग इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं, जिससे कि ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग को ये वॉशिंग सोडा मिलता है। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं इसके क्रिस्टलाइजेशन की। यहां पर आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया, ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया गैस पास किया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। ये जो प्रेसिपिटेट बना, इस प्रेसिपिटेट की बात करें तो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट मिला है, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्बिलिटी वाटर के अंदर कम होती है, हल्का सॉल्युबल होता है। अब होता क्या है, यहां पर जब ये क्रिस्टलाइजेशन करने चालू करते हैं, तो यहां पर जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन का Na है, Na+ यहां पर आकर कॉमन आयन इफेक्ट दिखाता है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ब्राइन सॉल्यूशन में Na+ होने के कारण यहां पर इसका प्रेसिपिटेट ज्यादा से ज्यादा बनता है। कॉमन आयन इफेक्ट आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे वो आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताए होंगे। जहां पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐड करते हैं कॉमन आयन का, जिससे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्रेस होता है, कम हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो आपके NaCl में जो Na+ का कंसेंट्रेशन है, उसके कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यहां पर इसका प्रेसिपिटेट ज्यादा से ज्यादा बनता है। पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां देखेंगे हमारे पास यहां पर ब्राइन सोल्यूशन था NaCl का, यहां पर हम लोगों ने अमोनिया पास किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर ब्रेक किया था, NaCl ऑलरेडी ब्रेक किया था। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, हम लोग को यहां पर क्रिस्टलाइजेशन एक प्रेसिपिटेट मिलता है। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करते हैं, इसके बाद इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलता है। इस वॉशिंग सोडा के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज थी, इस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए वापस से हम लोग इसको एक को सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, जिससे फिर से हम लोग को बेकिंग सोडा मिलता है। इसके बाद इसका फिर से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिससे कि 100% प्योर, लगभग 99.9% प्योर हम लोग को वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आप देखो तो अमोनिया का रोल क्या है, अमोनिया यहां पर क्यों आया। अगर अमोनिया की रोल की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व हो रहा था। तो ये बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व हो रहा था, तो यहां पर जो कार्बोनिक एसिड है वो बहुत कम बन रहा था। और कार्बोनिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, तो यहां पर ये ब्रेक करता है, H+ और HCO3-। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जब सॉल्बिलिटी ही वाटर में कम है, तो यहां पर हम लोग के पास बाइकार्बोनेट आयन मिलने के चांस कम थे, या मिलते भी थे तो बहुत कम मिलते थे। अब समस्या ये था कि सॉल्यूशन में भाई इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो अमोनिया का केवल यही यूज है, यहां पर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा में अमोनिया का बस इतना ही रोल है कि वो सॉल्यूशन में आता है और यहां पर बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अब ये मामला आता है सर कि बाइकार्बोनेट कैसे बढ़ जाता है अमोनिया के आने से। तो आपका जो ये अमोनिया है, आपका ये जो अमोनिया है, ये इस कार्बोनिक एसिड के H+ के साथ मिलकर अमोनियम आयन बनाता है सर। यहां पर अमोनिया के साथ ये H+ मिलके अमोनियम आयन बनाता है सर। तो आपको ली चैटर प्रिंसिपल पता होगा, अगर यहां पर इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में अगर आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होता है। और अगर आप यहां पर रिएक्टेंट कंज्यूम करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड होता है।
तो फिलहाल हमारे पास जो था H+ हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है, तो ये प्रोडक्ट साइड में जो H+ है ये अमोनिया उस H को लेता है और अमोनियम आयन बनाता है। तो अब यहां से जब ये H+ कंज्यूम होता है तो इस मजबूरी है इस रिएक्शन को आगे की तरफ शिफ्ट होना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था। तो यहां पे रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो H तो कंज्यूम होता जाता है, लेकिन आपका बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बनता जाता है। इसी के कारण से आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा का क्रिस्टल बन रहा था। तो यहां पर इस पूरे प्रिपरेशन में अमोनिया का क्या यूज है, आप कह सकते हो सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे अमोनिया यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया था। डेकाहाइड्रेट बच्चा Na2CO3.10H2। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डेकाहाइड्रेट होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, वॉशिंग सोडा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। आगे चलें तो अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम अगर आप इसको टेम्परेचर रखे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो ये 9 मोल वाटर रिमूव कर देगा। ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको देख सकते हो। कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको बॉयल कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो आपका PV बराबर nRT गैसेस स्टेट से रिलेटेड हो सकता है। आपके पास बोलेगा ये क्रिस्टल है, इसको हम 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं और PV बराबर nRT वाला फॉर्मूला अप्लाई करके प्रेशर वेशर पूछेगा, वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर तो दिया ही हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जब 100 डिग्री के सेल्सियस के नीचे हम हीट करते थे तो ये वाटर का 9 मॉलिक्यूल ही रिमूव करता था। अब 100 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हम लोग रिमूव करते थे तो वो 10वां मॉलिक्यूल बचा होता था उसको रिमूव करता था। आप यहाँ देख सकते हैं सर, सोडियम कार्बोनेट है, हम इसको हीट कर रहे हैं किसके नीचे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप इसको हीट कर रहे हो, तो यहां से ये 9 मॉलिक्यूल आपका जो वाटर है उसको ये रिमूव कर देगा, 9H2O वो आपको रिमूव कर देगा। अब क्या है, अब आपके पास सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब आप इसको एबव हीट करिए 100 डिग्री सेल्सियस से, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल रखा हुआ था वो उसको भी यहां पर रिलीज कर देगा, निकाल देगा वो यहां से। तो अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए सर, ये आपके काम का मामला है। 100 के बिलो करने पर 9 मोल वाटर रिलीज करता है, 100 के एबव जाने पर एक और रिलीज करता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला मामला है, मान के चलता हूं आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये है इसका हाइड्रेटेड प्रॉपर्टी, यानी कि इसका वाटर से रिएक्शन। अगर हम लोग यहाँ पर वॉशिंग सोडा को वाटर में ऐड कर दें, वॉशिंग सोडा को अगर हम लोग यहाँ पर वाटर में ऐड कर दें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सर वो बेसिक होगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो उनका सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो उसका सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक होता है। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा। हम लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो बना है ये NaOH और कार्बोनिक एसिड से बना है, यानी कास्टिक सोडा और कार्बोनिक एसिड से बना है। तो यहां से अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये यहां पर हो जाएगा NaOH और यहां पर ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये सॉल्ट बनता दिख रहा है हम लोग को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसके कारण से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन का पीएच क्या हो सकता है, 7 के बराबर, 7 से ज्यादा, 7 से कम या 0,
तो आपको याद रखना है इसकी जो pH होगी वो 7 से अधिक होगी, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक कैरेक्टर का होगा। आगे चलते हैं। ये तो रही हमारे पास वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज। हमने आपको इसका प्रिपरेशन बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताए। यूजेस में बेटा मेटलर्जी में यूज हो जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो यूजेस आपको आने वाले नहीं है, वैसे आप एनसीईआरटी बुक से एक बार इसकी यूजेस पढ़िएगा। आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है NaOH। कल मैं आपको NaOH का प्रिपरेशन बताया था। NaOH का जो प्रिपरेशन मैं कल बताया था वो प्रिपरेशन मैं आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से पढ़ाया था। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से चीज़ें कैसे बनती है, वो कैसे कैसे इसका pH ग्राफ चेंज होता है, कैसे कंसंट्रेशन होता है, कल सारा कुछ मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा के निकला था। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ NaOH पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रीज में, बड़े इंडस्ट्रीज में कैसे इसको बनाते हैं। तो NaOH को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का हम लोग सेल बनाते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो 3 कंपार्टमेंट में होते हैं। 2 कंपार्टमेंट को हम लोग उसका आउटर बोलते हैं और जो बीच वाला होता है उसको सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर दोनों जो साइड वाले होते हैं उनके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन भरा होता है, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन भरा होता है, और वहाँ पर दोनों साइड से ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं और उनके बेस में मरकरी लगा होता है। ये जो कंपार्टमेंट है जिसको हम लोग डिवाइड किए हैं, इसको डिवाइड करने के लिए जो हम लोगों ने दीवार रखा है, स्लेट बोर्ड का दीवार होता है, इंसुलेटर दीवार होता है, और वो उस सरफेस इसके बॉटम को टच नहीं करता, बीच में हवा में टंगा होता है। उस स्पेशल सेल का नाम भी हमने लिख दिया है, केल्नर सेल बोलते हैं। मैं आपको इसका इमेज दिखा रहा हूं। ये इसका सेल है। यहां पर एक इंसुलेटेड बॉक्स हम लोगों ने रखा है, इसको 3 चैम्बर में बांट दिया है। जो ये 2 हैं जो ये आउटर चैम्बर है, और ये जो है ये सेंटर चैम्बर है। जब हम लोगों ने इनका डिवाइड किया है तो डिवीजन के समय में हम लोगों ने यहाँ पर जो ये दीवार उठाया है, सेपरेशन किया है, वो जो दीवार है वो इस सरफेस के बॉटम से नहीं टच होता, बीच में केवल टंगा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये दीवार जो उठा है वो केवल ब्राइन सॉल्यूशन के लिए है। इसी तरह ये भी जो आया है ये केवल यहाँ टंगा हुआ है, ये जो है इसके बॉटम से टच नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा ब्राइन सॉल्यूशन हम लोगों ने भर दिया है। ये दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की हैं, एक सेंटर मेटल का इलेक्ट्रोड है। यहां पर टोटल काम की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो काम की बात यहां पर ये है कि इस वाले चैम्बर में जो ये आउटर चैम्बर है, यहां पर ये जो आउटर चैम्बर आप देख रहे हो, इस आउटर चैम्बर में सबसे पहला काम स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम क्या स्टार्ट होता है, हम लोग को पता है भाई ब्राइन सॉल्यूशन है तो ब्राइन सॉल्यूशन टूटेगा। ब्राइन सॉल्यूशन के टूटने का मतलब है कि यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन के टूटने का मतलब है कि यहां पर हमारे पास NaCl है, तो NaCl ब्रेक होगा Na+ और Cl-। भाई एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी कहां मानने वाला है, वो भी टूटा H+ और OH- में। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो सिस्टम है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ये 2 इसके आउटर, ये इसके सेंटर। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये दोनों आउटर जिनको मैं येलो से कर रहा हूं, इनको मैं पहले पढ़ा रहा हूं वहां पर क्या हो रहा है। यहां पर जो है ग्रेफाइट की जो छड़े हैं, जो ग्रेफाइट का रॉड है वो पॉजिटिव सेंटर है, यानी कि वो एनोड है। जो मरकरी है, वो जो मरकरी है इसके बॉटम में इस समय वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस समय वो कैथोड है। अब हमारे पास 2 कटायन है, Na+ और H+। Na+ और H+ में इन दोनों में से किसी एक को रिड्यूस करना था। आप और हम जानते हैं कि भाई अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड अगर हो तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की कंडीशन में सोडियम भाई साहब रुकेंगे और हाइड्रोजन को भेजेंगे। लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में अलग चेंज हो जाता है, वहां पर सोडियम को अपने आप को रिड्यूस करने के लिए कम पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है और हाइड्रोजन को ज्यादा की जरूरत पड़ती है।
तो हाइड्रोजन अब की बार यहाँ पे रुकेगा और सोडियम को आगे भेजेगा, और सोडियम जो है वो नेगेटिव चार्ज मरकरी कैथोड के पास कंबाइन होंगे और वहां पर वो अमेलगम बनाएंगे। वो कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। तो यहां पर जो सोडियम है ये Na+ जो है यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां पर ये Na बना लेगा, और ये जो Na है ये यहां पर मरकरी के साथ ऐड होंगे और सोडियम अमलगम बनाएंगे सर। अब अगर हम लोग बात करें तो ये सारा रिएक्शन तो मैंने आपको कैथोड का बताया कि भाई दो कटायन है, इन दो कटायन में क्या चीजें होंगी वो चीज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई अनायन पे क्या होगा। तो आपको पता है कि OH- और Cl- में क्लोरीन का पोटेंशियल कम है, इसलिए क्लोरीन अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग यहां पर एनोड का रिएक्शन देखें तो एनोड का रिएक्शन में ये क्लोरीन भाई साहब आएंगे, Cl2 बनेगा और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो आप इन दोनों आउटर चैम्बर में ध्यान दीजिए, तो इन दोनों आउटर चैम्बर में अब की बार क्लोरीन गैस जो है यहां से आपको निकलता दिख रहा है, यानी कि यहां पर आपका अमलगम सोडियम के अमलगम कंपाउंड मरकरी कंपाउंड बनके तैयार हैं। ये जो आपके ये व्हील हैं और यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है यहां पर पार्शली कांटेक्ट में है, जिसके कारण ये लगातार वाइब्रेट करता रहता है। इनके वाइब्रेशन के कारण जो ये सोडियम अमलगम कंपाउंड है वो धीरे से इस रास्ते के थ्रू यहां पहुंच जाता है, और जब ये यहां पे धीरे से यहां पर आता है तो अब केस बदल जाता है। मुझे लगता है कि इतना आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग सेंटर कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। अब यहां की बात हम कर रहे हैं। जब हम लोग यहां पर अब इस सेंटर में आए हैं तो सेंटर में क्या है, ऑलरेडी यहां पर NaOH प्रेजेंस है। तो यहां पर NaOH भी है और यहां पर आपका वाटर भी है। तो ये जो NaOH है ये ब्रेक करता है, NaOH ब्रेक करता है Na+ और OH- में, साथ में वाटर है H+ और OH-। अब इन दोनों कटायन हैं, अब इन दोनों कटायन में से हाइड्रोजन आता है यहां पर कैथोड पर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और यहां पर अपने आप को रिड्यूस करता है। तो जब सेंटर कंपार्टमेंट की बात होगी तो हाइड्रोजन आएगा और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बन के यहां से बाहर निकल जाएगा। ये जो H2 है यहां से ये बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर हम लोग को फाइनली जो है वो NaOH का सॉल्यूशन धीरे धीरे इकट्ठा होता दिखेगा, जिसको कुछ समय बाद हम लोग यहां से सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जो काम का लगे यहां पे इसको नोट कर लें। यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गया है, हमारे पास यहाँ पे सोडियम अमलगम आ गया था। वो सोडियम अमलगम यहाँ पर आएगा Na2AgX, ये यहाँ पर वाटर से रिएक्शन करता है। मरकरी अपने स्टेट में वापस चला जाता है जैसे रहता है, यहाँ पर NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज। हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो दोनों साइड के हैं, जो दोनों साइड के हैं इसमें हम लोगों ने ग्रेफाइट के रॉड लगाए हैं। जो सेंटर वाला है यहां पर हम लोग एक मेटल का रॉड लिए हुए हैं, इनर्ड इलेक्ट्रोड भी आप बोल सकते हो। जो हम लोगों ने इसका डिवीजन किया है, डिवीजन में जो हम लोगों ने वॉल रखा है, ये वॉल केवल ब्राइन सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए है। ये जो वॉल है वो बॉटम में टच नहीं हुआ है। अगर हम लोग इस आउटर बाहरी वाले कंटेनर की बात करें तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे सिंपल सा हमारा ब्राइन सॉल्यूशन NaCl ब्रेक हुआ Na+ और Cl- में। एक को सॉल्यूशन था तो H+ और OH- में टूटा। हुआ ये कि यहां पर Na+ जो है उसका रिडक्शन हुआ मरकरी इलेक्ट्रोड पर। ये जो पूरा का पूरा आप यहां पे बॉटम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है। तो यहां पर इस समय मरकरी जो है वो नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज मरकरी इलेक्ट्रोड पे सोडियम अपने आप को रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन नहीं करता। तो यहां पर जब सोडियम अपने आप को रिड्यूस किया तो यहां पे सोडियम का एक अमलगम बना Na2HgX,
मैंने रिएक्शन करते समय बताया इसको। अब क्या है, यहां पर हमारा अमलगम बन गया है। अब ये जो रिएक्शन था ये कैथोड का था। सर एनोड पर क्या हुआ? तो एनोड पर अनायन को जाना था। अनायन जाता है और ऑक्सीडेशन होता है। अनायन मेरे पास दो हैं, एक क्लोरीन है और एक OH माइनस है। तो अनायन का ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो मैं आपको लिखवाया हूं, सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, OH माइनस होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्योंकि OH के नीचे क्लोरीन है तो क्लोरीन खुद अपने आप को यहां पे ऑक्सीडाइज करता है। यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन में जो क्लोरीन था वो अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहां से बाहर निकल गया। अंदर की बात करें तो जो अमलगम बना था वो लिक्विड फॉर्म में था, तो इस मरकरी इलेक्ट्रोड से गुजरते हुए वो इस वाले कंटेनर में पहुंचा। यहां जो मरकरी था वो कैथोड था, यहां जो मरकरी वो एनोड है। वापस से हम लोग यहां पर आए तो यहां पर जो था ये जो सॉल्यूशन था ये ब्राइन सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है डाइल्यूट NaOH का। तो डाइल्यूट NaOH का जो सॉल्यूशन था यहां से Na+ और OH माइनस ब्रेक किया था, साथ में वाटर भी H+ और OH माइनस में किया था। तो Na+ और H+ ने अपने आप को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन आया और यहां से वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आ गया है। अब की बार हमारे पास जो अमलगम था वो अमलगम हमारे पास था Na2HgX। ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, मरकरी जिस फॉर्म में जुड़ा था उस फॉर्म में यहां पर वापस से आ गया और यहां पर NaOH का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हुआ। तो ये सारा प्रोसेस जो था वो हम लोग को NaOH बनाने का था। तो मैं मान के चलता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा। NaOH की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaOH जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। अगर हम लोग इनकी रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखें किसी एसिडिक ऑक्साइड से, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा पढ़ाना है मुझे। अगर हम लोग NaOH की रिएक्टिविटी की बात करें, हम NaOH की रिएक्टिविटी देख रहे हैं और इनकी रिएक्टिविटी हम कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स देख रहे हैं। हमारे पास जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया था कि जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर, उसके ऑक्साइड उतने ही अच्छे बेसिक होते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा आप समझ लो, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। या आप ऐसे भी समझ लो वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं भाई एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये सब के सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड हैं, और भी बहुत से हैं तो इतना ढेर सारा लिखना यहां पॉसिबल नहीं है। तो आप नॉर्मल समझो वो ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं उनको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास रहा रिएक्शन। हमारे पास NaOH का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है और NaOH का जो रिएक्शन पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है एसिडिक ऑक्साइड के साथ। तो जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ NaOH का रिएक्शन देखेंगे तो यहां से रिएक्शन होगा और ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट और यहां पर वाटर रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना चाहें तो यहां पे 2 लिख दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, खुद से करिए आप। NaOH का रिएक्शन आप करवा लीजिए सल्फर ट्राइऑक्साइड से। प्रोडक्ट बनाएं सर, प्रोडक्ट बना के मुझे मैसेज करें जल्दी। जब भी आप एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन में जो नॉन मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। आप रिडॉक्स पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह सब जानते होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता है। तो इनके साथ जब इनका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन करके बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और यहाँ से बन जाएगा वाटर। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब नॉन मेटल का आप रिएक्शन कराएंगे
तो नॉन मेटल रिएक्शन में जो सेंटर एटम होगा, यानी यहाँ जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होगा, जो रिएक्टेंट में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में होगा। मैं अगर अगला रिएक्शन आपसे कराऊं, NaOH का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड, जो कॉन्सेप्ट में बताया हूं उसी कॉन्सेप्ट से बनाइए प्रोडक्ट के। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो यहां पर हो गया Na2SO3 और H2। यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे देखिए +4 ऑक्सीडेशन। ये सब तो रहे आसान चीजें, लेकिन अगर अब मैं कठिन करूं, यानी कि यहीं पे अगर NaOH का रिएक्शन आपको NO2 से दे दूं करने को, तो क्या बनेगा? अब बनाइए इसे। अब ये क्वेश्चन मैं कठिन कर रहा हूं, NO2 के साथ मैं आपको दे रहा हूं रिएक्शन, बताइए क्या बनेगा? जल्दी से बताएं क्या बनेगा। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग बाद में ट्राई करेंगे। हम लोग ये जो भी सॉल्ट बना रहे हैं, ये सभी सॉल्ट हम लोग एसिड से रिलेट करके बना रहे हैं। जैसे ये सॉल्ट बना तो हम लोग मान के चलते हैं कि कार्बोनिक एसिड से होगा। सल्फर की बात करें, यहाँ पे सल्फेट आयन, तो मुझे पता है कि H2SO4 के थ्रू काम हुआ होगा। यहां पर H2SO4 के कारण हुआ होगा। इनकी बात करें तो यहां पर H2SO3 के कारण हुआ होगा। यानी वो सभी जो एसिड हैं वहां पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस सॉल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे है, एक जैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर NO2 की बात करें, तो NO2 की बात आप यहाँ पे करते हो तो NO2 में अगर NO का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 है। नाइट्रोजन के जो हम लोग एसिड जान रहे हैं, तो नाइट्रोजन के एसिड हम लोग जानते हैं HNO3 होता है या तो HNO2 होता है। यहां पर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +5 है, यहां पर अगर इनका देखो तो ये +3 है। भाई ऑक्सीजन का 2 2 जा 4 और यहां पर 1 है तो +3 है। तो ना यहां पर हम लोग के पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऐसा कोई एसिड नहीं मिल रहा है जहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, जिसको हम लोग रिएक्शन में डायरेक्ट सॉल्ट बना लें। तो ऐसी समस्या जब होती है तो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग एवरेज देखेंगे तो 5 और 3/2, यानी कि यहाँ पर हम लोग को 4 मिल गया। तो यानी 4 मिल गया, इसका मतलब कि जो NO2 है ये दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि आपको NaNO3 भी मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड भी मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा। जब भी आप एसिडिक ऑक्साइड से करा रहे हो रिएक्शन, तो आपको याद रखना है जो ऑक्सीडेशन एसिडिक ऑक्साइड का है यहाँ पर, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के एसिड का सॉल्ट आपको बनाना है। यहाँ पर इसको याद करने का भी यही तरीका है कि आप यहाँ पर जो भी एसिडिक ऑक्साइड है इनको पकड़ लो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो और इनको वापस से रिएक्शन कराओ। और आपको याद रखना है सॉल्ट बनाते समय आपको उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई एसिड से रिएक्शन कराना है। अगला अगर आपको करना है तो फिर से मैं दे रहा हूं आपको, NaOH है, साथ में Cl2O7 है। रिएक्शन कराइए, रिएक्शन कराइए इसका। Cl2O7 है, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है सर। अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई हमको एसिड चाहिए, तो वो है आपका HClO4। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का X है, ऑक्सीजन का 4 -2, यानी कि X = +7 है। यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वही ऑक्सीडेशन स्टेट इस एसिड में है। तो जब रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, NaClO4 और यहाँ पर बन जाएगा आपका, रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस करेंगे सर। तो इसी तरीके से जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराना, इस रूल को आप फॉलो कर लेना। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर NaOH की जो यूजेस हैं वो नहीं पढ़ाए हैं,
आप उसको एनसीईआरटी से देखेंगे। अगला हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको हम लोग केक में, पेटीज में और छोला भटूरे में वगैरह यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा जब हम लोग किसी सब्सटेंस में ऐड कर देते हैं, किसी चीज़ में ऐड करते हैं और जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वहाँ से स्कैप कर जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्पेस को छोड़कर निकलता है बाहर तो वो स्पेस जो होता है वैकेंट होता है, जिससे कि जो खाने की चीज़ें होती हैं वो पफी मुलायम हो जाती हैं और हल्की होती हैं वो, तो इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। रही बात इसकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आप इसको लेते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का एक्वस सॉल्यूशन होता है और उस एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज करते हैं तो यहीं से हम लोग को मिल जाता है बेकिंग सोडा। तो ये एक तरीका है हम लोग को बेकिंग सोडा बनाने का। इसका मेनली यूज जो होता है वो फायर जो आग वाग बुझाने के लिए सिलेंडर यूज करते हैं, इसके अंदर ये भरा होता है क्योंकि इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि आग जो फायर है उसको बढ़ने में रोकता है। अगला मामला हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। इस ग्रुप में अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम, नेक्स्ट रेडियम भी है, इसको हम लोग नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, इसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। इनकी बात अगर हम लोग करें तो ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 51 पोजीशन पे होता है बेरिलियम, 5th पोजीशन पर मैग्नीशियम और 6th पोजीशन पे कैल्शियम। अर्थ क्रस्ट में भारी मात्रा में ये हम लोग को मिल जाते हैं, खासकर ये दो। बाकी जो स्टोरियम और बेरियम की बात करें ये अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अगर प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहला मामला हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, पहला मामला ये आया कि इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपने क्यों बोला। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप इनको इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इनके जो बेस होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। यानी आपके पास जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस हैं आप उनको वाटर में डाल दो आपको बेस मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NH2 होता है। जो भी आपके पास एलिमेंट हैं, एलिमेंट आपके पास जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम, बेरियम, इन सब की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसका हो जाता है 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, इस टाइप से। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका NH2 होता है, यानी कि जो S सबसेल होता है इनका पूरी तरह से भरा होता है। अगला मामला हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो हम आपको पहले ही बताए हैं, अभी बता रहे हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +1 और जितने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका हमेशा फिक्स होता है +2। इसके लिए मैं आपको बताया भी था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम और बेरियम, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा +1 मिलेगा और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 मिलेगा। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स है। पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल तो कई मिल गए लेकिन नॉन मेटल केवल फ्लोरीन होता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ केवल फ्लोरीन होता है जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। मेटल्स तो आपको कई मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हूँ। पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है।
जब उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज जो होती है वो तो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अल्कली मेटल्स की तुलना में, तो अल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, और बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम और बेरियम, तो अगर इनकी बात करें तो हम लोग अल्कली मेटल की तुलना में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटी होनी है। डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप में कोई समस्या नहीं है। डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली बढ़ती है, क्योंकि नए नए सेल आते हैं। ये क्लास 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो। अगला मामला हमारे पास यहां पर है आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, अल्कली मेटल में पढ़ाया था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए बोला, एटम्स इसलिए नहीं बोला हूं, क्योंकि यहां पर सेकेंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिस्क्राइब है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अल्कली मेटल से कम होता है। फिर से मैं जो बोला आप सुन लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो अल्कली मेटल से कम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि साइज इनकी बड़ी होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह बढ़ते हैं, लेकिन जो अनस्टेबिलिटी होती है, या मैं कह सकता हूं कि जो NH2 में इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है, जिसके कारण से कम एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में दिक्कत होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर समस्या होती है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट करने के लिए, रिपल्सन के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है। डाउन द ग्रुप की बात करें तो हमारे पास आपके बेरियम था, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोरियम है और बेरियम है। डाउन द ग्रुप हम लोग जब आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने पर जो रेडियाई होती है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी है, वो लगातार जो होती है वो कम होती जाती है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग भी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ न चल रहा हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी का कोई रेगुलर ट्रेंड हम लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। लगातार डेंसिटी जो है घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरियम और बेरियम की, तो डेंसिटी जो है वो लगातार घटती बढ़ती रहती है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करता। तो अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी शो एनी रेगुलर ट्रेंड इन डाउन द ग्रुप। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो लिख सकते हैं, इट्स कैन नॉट बी शो एनी रेगुलर ट्रेंड इन डाउन द ग्रुप। यहां से आप बेरियम से कैल्शियम तक चले आओ, आपकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पर घटती जाएगी सर। जब आप स्टोरियम से बेरियम पे आओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। अगर ऐसे बनाना चाहो तो छोटे नोट्स में ऐसे बना सकते हो, बेरियम से कैल्शियम आए हैं, घटी है, और उसके बाद जब हम लोग स्टोरियम से बेरियम आए हैं तो वो बढ़ गई है। कलर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को पढ़ाया गया होगा, वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी सबस्टेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम हो गया है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्टोरियम है और बेरियम है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता।
यहाँ पर यहाँ से यहाँ आने पर घटता है, फिर यहाँ से यहाँ आने पे बढ़ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आने पर फिर घट जाता है। तो ये जो है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, शो करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इनका कोई रेगुलर ट्रेंड यहाँ पर नहीं होता। बेरिलियम से मैग्नीशियम घटते हैं, मैग्नीशियम से कैल्शियम बढ़ते हैं, कैल्शियम से बेरियम फिर घट जाते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग चल दें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैं आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो रेगुलरली इंक्रीज करता जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो हम लोग के अल्कली मेटल से अधिक होती है। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है, बढ़ती है वगैरह जो भी, लेकिन इनकी डेंसिटी 1 से ऊपर होती है। अगर आप लोग को याद होगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की डेंसिटी 1 से भी कम थी, 0.98, 0.84 ऐसा करके था। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेंसिटी इसकी बात कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो हैं वो बीसीसी बनाते हैं और कुछ जो होता है वो एफसीसी बनाते हैं। अगर बीसीसी एफसीसी की बात करें तो शुरू के जो कुछ एलिमेंट हैं वो आपके बीसीसी बनाते हैं। लास्ट के जो एलिमेंट हैं यानी कि बेरियम और स्टोरियम वो आपके एफसीसी बनाते हैं। आपको बीसीसी स्ट्रक्चर में आपको एक दिन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, एक एटम जो पूरा का पूरा सेंटर पे पड़ा होता है। एफसीसी में नहीं बताया हूं, एफसीसी आप एक मिनट यहां देख लीजिए। एफसीसी में कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है सर। एटम्स के लोकेशन की अगर बात करें तो जो एटम्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। जो कॉर्नर्स के जो एटम्स होते हैं वो अपना 1/8 यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा जो एटम्स होते हैं वो फेस पर भी होते हैं। जो फेस वाले एटम्स होते हैं वो अपना हाफ यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दीवार है तो इस दीवार से एक एटम हाफ यहाँ से अंदर आया हुआ है और हाफ जो है वो अंदर की तरफ है, हाफ जो है यहाँ पे बाहर की तरफ। तो ये हम लोग का एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। यही कारण होता है कि बेरियम की जो डेंसिटी होती है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस ग्रुप में सबसे हैवी जो एलिमेंट है, जो सबसे वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट जो होता है वो बेरियम होता है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग होती है वो आपकी एफसीसी होती है। सॉफ्टनेस की बात बोले तो अल्कली मेटल्स की तुलना में अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं। अगला मामला हमारे पास है फेम टेस्ट का। तो हर एलिमेंट का अलग अलग फेम टेस्ट है, वो भी आपको मैं लिखवा दूंगा फेम टेस्ट क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आयनिक मोबिलिटी है। आयनिक मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास बेरियम है, मैग्नीशियम है, आपके पास कैल्शियम, स्टोरियम और बेरियम है। ये जो आपके पास एलिमेंट है इनकी जो साइज होती है वो भाई अल्कली मेटल से तो कम है। अभी मैंने बताया लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होनी है। तो जो इनके आयंस बनते हैं उनकी भी साइज जो होती है वो अल्कली मेटल से छोटी होती है। जब साइज छोटी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास आएंगे। मैंने आपको पोलर नॉन पोलर चीज़ें बताया था, तो मैंने बताया था कि इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पार्शली पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला बताया था, पॉली बताया था और मुल्कन बताया था। तो दो तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था निकालना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बॉन्ड पोलराइज करेगा। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव कटायन पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होगी अल्कली मेटल्स की तुलना में। अब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है यानी कि क्लियर मामला ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेगा तो उनकी साइज जो होगी बड़ी हो जाएगी। जब इनकी साइज बड़ी हो जाएगी तो उनकी मूविबिलिटी, इनका मोशन करना दिक्कत होगा। तो जब मोशन करना दिक्कत होगा तो वो बहुत धीरे धीरे मोशन करेंगे। तो आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो Be2+ होगा, Mg2+ हो जाएगा,
Ca2+ होगा, Sr2+ हो जाएगा और Ba2+ हो जाएगा। साइज जितना छोटा कटायन का, जितनी तगड़ा उसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी और उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा रहेगा तो आराम से वो मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लें यहां पर। नोट कर ही लिए होंगे आप लोग इसको, आगे चल रहा हूं। कलर की रही बात, तो यहां पर कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड कलर दिखाता है। कैल्शियम के बाद हमारे पास स्टोरियम है, क्रिम्सन कलर से, क्रिम्सन होता है। और इसके बाद बेरियम है। बेरियम जो होता है वो आपका एप्पल ग्रीन होता है, एप्पल ग्रीन है। रेडियम का अगर आपको पता करना है तो ये भी आपका क्रिम्सन है। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ये कलर्स को शो करते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। कल एस ब्लॉक का लास्ट क्लास होगा, जहां पर आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, और कुछ रिएक्टिविटी सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी वगैरह, ये सब चीज़ें बतानी है, और कंपाउंड में कुछ सीमेंट वगैरह के बारे में बताना है। तो कल मिलते हैं और इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अभी एस ब्लॉक में जितना पढ़ाया हूँ आप उसको पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको देखो और उसमें से क्वेश्चन देखो और उसको बनाओ। थैंक यू आज। बने रहिए।